चलो देखो, पुष्पों में लैंगिक जनन हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य में किस प्रकार से जनन होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनुष्य कैसे जनन करता है, इसको समझने के लिए हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। मनुष्य लैंगिक जनन करता है, मतलब ऐसा जनन जिसमें दो जीव या दो अलग अलग युग्मक मिलकर किसी संतान की, किसी नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। मानव में किस प्रकार का जनन होता है, तो मानव में होता है लैंगिक जनन। इसमें नर व मादा अलग अलग होते हैं। लैंगिक जनन में नर मादा अलग अलग पाए जाते हैं। तो मनुष्य में भी नर अलग होते हैं, मादा अलग होता है। नर के अंदर नर युग्मक बनता है, मादा के अंदर मादा युग्मक। हम एक एक पार्ट को समझेंगे। पहले हम नर समझ लेते हैं, फिर बाद में मादा। कैसे जनन होता है, जनन का मतलब क्या होता है। जनन माने हम जानते हैं, जनन माने होता है उत्पन्न करना। परिभाषा की बात अगर हम करें तो जब, है ना, परिभाषा की बात करें तो प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए क्या करता है, जनन करता है। ठीक है, बात करेंगे मनुष्य में जनन की तो पहले हम समझेंगे नर जनन तंत्र। जनन तंत्र का मतलब, तंत्र का मतलब होता है समूह। मानव में जनन के लिए, जनन में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं, मतलब जब कई अंग मिलकर किसी काम को करते हैं तो वो तंत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे भोजन के लिए कई अंग काम में आते हैं, जैसे मुख, दांत, है ना, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, लीवर, अग्न्याशय, सभी काम में आते हैं। तो वो मिलके क्या बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं। जब कई लोग मिलके किसी काम को करते हैं, किसी एक काम को करते हैं, तो वो तंत्र के रूप में काम करते हैं। उसी प्रकार से हम समझेंगे मानव जनन तंत्र। मानव के जनन, मानव में नर जनन तंत्र कैसे करता है, नर के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे शुक्राणु बनता है, कैसे जनन करता है ना, वो शुक्राणु कैसे मादा तक जाता है और किस प्रकार से नए जीव की उत्पत्ति होती है, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं इस पॉइंट में। ठीक है, बात करेंगे नर जनन तंत्र को हम दो भागों में बांट देंगे। पॉइंट जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि नर जनन तंत्र को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। क्यों दो भागों में डिवाइड करेंगे, ताकि हम उसे आसानी से समझ सके। एक में ही बता देंगे तो वो खिचड़ी टाइप का हो जाएगा, कुछ छुपल लेना पड़ेगा, यहाँ ऊपर से चल जाएगा, कोई मतलब नहीं होने वाला। समझ रहे, एकदम आसान लहजे में समझो इसे। प्राथमिक अंग, यहाँ पूछा जाता है कि प्राथमिक अंग, नर में प्राथमिक अंग कौन है, तो वृषण। क्यों है वृषण? प्राथमिक अंग किसे कहते हैं, तो जिस अंग में युग्मक का निर्माण होता है। जिस अंग में किसका निर्माण होता है, युग्मक। युग्मक का मतलब नर युग्मक, मादा युग्मक। तो नर युग्मक, नर की बात हम कर रहे हैं, तो नर युग्मक कौन सा होता है, याद रखेंगे, नर युग्मक को हम बोलते हैं शुक्राणु। यानी कि मानव में शुक्राणु बनता है नर के अंदर। नर के अंदर कौन सा युग्मक बनता है, शुक्राणु बनता है। कैसे बनता है शुक्राणु, वो हम आगे पढ़ेंगे। प्राथमिक अंग में हम किसे डाल देंगे, वृषण को। वृषण के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो कैसे क्या बनता है भाई, शुक्राणु बनता है। तो जिसमें युग्मक बनता है उसे हम प्राथमिक अंग की कैटेगरी में रखेंगे। मतलब जिसमें युग्मक बनेगा वो क्या है, प्राथमिक अंग। पहला अंग, पहला अंग कौन सा है जनन में, तो वृषण है, क्योंकि वृषण के अंदर ही युग्मक बनेगा। भाई दूल्हा पैदा होगा तब बिल्कुल मामला आगे का है। शुक्राणु बनेगा तभी ना जनन होगा, तभी ना नई जीव उत्पत्ति। हालांकि जनन माने भी उत्पन्न होता है, उत्पन्न करना, क्योंकि शुक्राणु का बनना भी एक प्रकार का जनन ही है। लेकिन जब शुक्राणु बनेगा तभी ना आगे चल के नई जीव की उत्पत्ति होगी। नए जीव की उत्पत्ति के लिए सबसे जरूरी क्या है, शुक्राणु। ऐसा नहीं कि अंडाणु जरूरी नहीं है, बिना दोनों के निषेचन के, अंडाणु शुक्राणु के बिना निषेचन के कभी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, बात करेंगे पहले प्राथमिक अंग में हम वृषण को रखते हैं, तो वृषण प्राथमिक अंग की कैटेगरी में आता है। जबकि द्वितीयक अंग को हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक में होगा सहायक नलिकाएं, मतलब जनन में, पुरुष में या नर में जनन के लिए कौन कौन सी नलिकाएं सहायता करती हैं, तो पहली होती है शुक्रवाहिका, दूसरी होती है अधिवृषण। और सहायक ग्रंथि की बात करें तो शुक्राशय होती है, प्रोस्टेट होती है और काउपर होती है। नाम जरूर याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है काउपर ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं, तो भाई साहब कुल खोपड़ा खोपड़ी मार के चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, पॉइंट जरूर याद रखना। मानव जनन में पाया जाता है। अगर ये पूछेगा कि काउपर ग्रंथि नर में पाई जाती है कि मादा में, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर बहुत लंबा दे दिया, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, 7 नंबर धड़ाक से मार के आएंगे, एकदम बेझिझक मार के आना। केवल पॉइंट याद रखो कि प्राथमिक अंग में वृषण रखेंगे, फिर इस ऐसे ही लिखना, जैसे मैंने लिखा ना ऐसे लिख देंगे, कोई माई का लाल चाहे बाऊ का लाल काटेगा नहीं।
क्यों नहीं काटेगा? ऐसा लिखेंगे, फिर वृषण के बारे में लिखेंगे, सहायक नली की शुक्रवाहिका के लिखेंगे, हेडिंग बना बना के ऐसे ही लिखा जाता है। अधिवृषण लिखेंगे, सहायक ग्रंथि हेडिंग डालेंगे, शुक्राशय प्रोस्टेट काउपर, फिर शुक्राशय का काम लिखेंगे, प्रोस्टेट का काम लिखेंगे, काउपर का काम लिखेंगे। हार्मोन बता देंगे कौन कौन सा हार्मोन पाया जाता है, शुक्राणु कैसे बनता है, शुक्राणु जनन कैसे करता है, ये पूरा दे देंगे तो 7 नंबर कोई नहीं काटेगा आपका। कैसे होता है समझेंगे। तो पहले प्राथमिक अंग में वृषण और द्वितीयक अंग में सहायक नलिकाएं, जो नलिकाएं क्या काम करती हैं, सहायता करती हैं। कैसे सहायता करती है वो हम पढ़ेंगे। सहायक ग्रंथि में शुक्राशय प्रोस्टेट काउपर, ठीक है। अब एक एक को हम विस्तार से समझते हैं। पहले को हम समझेंगे वृषण, क्या होता है वृषण, ठीक है। देखिए वृषण मनुष्य में नर में पाया जाता है, वृषण नर में पाया जाता है और वृषण के अंदर ही, ठीक है। वृषण के अंदर ही कौन बनता है, शुक्राणु बनता है। मैंने आपको बताया ना कि वृषण को प्राथमिक अंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि वृषण के अंदर ही शुक्राणु बनता है। जहां युग्मक बनता है उसे ही हम प्राथमिक अंग बोलते हैं। वृषण की संरचना, ये रहा वृषण का फिगर। वृषण में 250, याद रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होते हैं, 250 वृषणीय पिंडक होते हैं। आप ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। वृषण के अंदर 250 वृषण नर के शरीर के बाहर पाया जाता है, जिसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें 250 क्या होते हैं, वृषणीय पिंडक होते हैं। इनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, इसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसे बोला जाता है अंतराली कोशिका, जिसे बोला जाता है अंतराली कोशिका। अब यहाँ पे एक पॉइंट पूछा जाता है कि वृषण क्या काम करता है ना। वृषण शरीर के बाहर होता है और वृषण को इसको क्या करता है, ये वाली संरचना क्या कहलाती है भैया, वृषण कोश कहलाती है। क्या कहलाती है, वृषण कोश कहलाती है। मतलब वृषण कहाँ रहता है, तो वृषण कोश नामक एक थैली के अंदर वृषण रहता है। क्या काम करता है वृषण कोश, तो ये इसकी संरचना वृषण के टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से, मतलब तापमान को क्या करता है, कम करने का। मान लेते हैं, हम जानते हैं मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन वृषण कोश क्या करता है, इसके तापमान को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखने का काम करता है, ताकि शुक्राणु जीवित रह सके। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये है वृषण की संरचना। वृषण मनुष्य के शरीर के बाहर, नर के शरीर के बाहर पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो कहाँ पाया जाता है, अधिवृषण नामक थैली में पाया जाता है। वृषण के अंदर 250 वृषणीय पिंडक होते हैं, ठीक है। वृषणीय पिंडक होते हैं जिनके बीच में कोशिका पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं क्या है, अंतराली कोशिका। ये बीच में जो गैप है, अगर हम वृषणीय पिंडक को ऐसे काट दें तो आप देखेंगे आपको कुछ ऐसी संरचनाएं दिखाई देंगी। पॉइंट समझना, मैं क्रॉस कर रहा हूँ या ना, ये क्रॉस का क्या फ़ायदा है, क्रॉस करने से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी नलिका कौन सी है। अगर वृषणीय पिंडक को हम ऐसे काटेंगे तो हम देखेंगे इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं, ठीक है। ये गोल वाली संरचना को हम बोलेंगे शुक्रजन कोशिका। क्या बोलेंगे, शुक्रजन कोशिका। जबकि ये क्रॉस वाली को हम बोलेंगे सरटोली कोशिका। अगली बार नीट वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि सरटोली कोशिका कहाँ पाई जाती है तथा इसका क्या काम है। तो सरटोली कोशिका कहाँ पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है। जब वृषणीय पिंडक को हम काटेंगे तो उसके अंदर 2 प्रकार की कोशिका, कैसे शुक्राणु बनता है ये हम जब पढ़ेंगे तो इसका मतलब हम समझेंगे। शुक्रजन कोशिका, जब हम वृषणीय पिंडक को 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो हमें 2 तरीके की कोशिका दिखाई देंगी। एक होती है शुक्रजन। शुक्रजन का मतलब शुक्राणु को पैदा करने वाली कोशिका। मतलब यही कोशिका आगे चल के क्या बनती है, शुक्राणु बनती है। कैसे बनती है, और ये सरटोली कोशिका पूछा जाता है, सरटोली कोशिका क्या काम करती है। तो जब ये शुक्रजन कोशिका, भाई किसी काम को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है, एनर्जी चाहिए ना किसी काम को करने के लिए। तो शुक्रजन कोशिका आगे चल के शुक्राणु बनती है, जबकि सरटोली कोशिका उसे क्या काम करती है, उसे पोषण प्रदान करती है ताकि शुक्राणु बन सके। समझ गए कि नहीं बात को। ये था आपका वृषण के बारे में।
फिर से समझ लो, वृषण कितने होते हैं? 2 होते हैं, जिसमें 250 वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं। इनके बीच में जो खाली स्थान होता है वो अंतराली कोशिका से भरा होता है। जब वृषणीय पिंडक को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं आपको प्रतीत होंगी। पहली कोशिका होगी सर्टोली कोशिका या शुक्रजन कोशिका, दूसरी होगी सर्टोली कोशिका। शुक्रजन कोशिका आगे चल के विभाजित होकर शुक्राणु का निर्माण करती है और उसे पोषण देने का काम कौन करती है? सर्टोली कोशिका करती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? तो पहला वाला पॉइंट आपका क्लियर है। अब देखो भाई, अब थोड़ा सा क्रिटिकल, अब फिगर बनाना है हमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई? फिगर बनाना है। ध्यान से देखना फिगर। कुछ लोग फिगर इतना महान तरीके से बनाते हैं कि उनको खुद ही समझ में नहीं आता कि क्या वास्तव में यही वाला फिगर बनाना है। ठीक है, देता है नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। नर जनन तंत्र का क्या करना है? सचित्र वर्णन करना है। कैसे करेंगे सचित्र वर्णन? ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे भैया? सबसे पहले ये वाला पोर्शन ध्यान से देखना। सबसे पहले आप क्या कर देना है? आपको बना देना यूरिन मार्ग। सबसे पहले यूरिन कहाँ इकट्ठा होता है? यहाँ पे। ठीक है, समझ गए? यहाँ से उठाओ फटाक से, एकदम आराम से यहाँ से उठाओ, लेके आओ यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पहुँच गए हम? वृषणीय पिंडक तक पहुँच गए। पहुँच गए? देखो ध्यान से, यहाँ पे पहुँच गए वृषणीय पिंडक, और ये हो गया आपका वृषण कोश बन गया। अब यहाँ से बॉडी लाओ, बना लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? दिक्कत है नहीं ना? आगे देखो, थोड़ा सा क्रिटिकल बनाएंगे हम इसको, आसान तरीके से करके हम बनाएंगे। ये डबल कर देंगे यहाँ से, क्योंकि भाई ये नली है। ठीक है, एक चीज़ आपको छोड़, चलिए ठीक है, मैं उसको जब समझाऊंगा तो बना दूंगा। ये आपका अधिवृषण हो गया। ठीक है, अब देखो, इसके बाद हम यहां से लाएंगे ये वाली संरचना। ठीक है, थोड़ा सा चौड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे थोड़ा सा और, एक का ग्रंथि कहाँ से निकाल दूँ? क्लियर? यहाँ तक बना देंगे कि नहीं बना देंगे? कोई दिक्कत नहीं ना? देखते चलो, आगे देखते चलिए फटाफट। शुक्राशय हो गया आपका। प्रोस्टेट हो गई आपकी। ठीक, और आपका बचा, ठीक, बस खत्म। ठीक है, अब देखो ये, अब देखो इसके अंदर क्या होता है भाई, कैसे निर्माण होता है शुक्राणु का, कैसे शुक्राणु हम इसमें पढ़ेंगे शुक्राणु जनन में। ये हो गया आपका कंप्लीट। कैसे होता है कि इसके अंदर हम जानते हैं कि ये होता है हमारा वृषणीय पिंडक। ठीक है, थोड़ा सा एकदम मतलब तोड़ मरोड़ के बनाया, कुछ चीज़ें छूटी हैं, लेकिन हमें समझना क्या है, रिवाइजन केवल करना है। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या पाया जाता है भाई? इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है? शुक्रजन कोशिका, सर्टोली कोशिका। शुक्रजन कोशिका क्या करती है भाई? शुक्राणु बनाती है। सर्टोली कोशिका उसे पोषण देती है। यहाँ से क्या होता है? ये निकलती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक एक चीज़ को समझते चलना। ठीक है, कैसे काम करता है? तो यहाँ जब वृषणीय पिंडक के अंदर शुक्राणु बनता है तो उसे लेके कौन जाता है? उसे लेके कौन जाता है भाई? तो उसे यहाँ से निकाल के लेके कौन जाता है? शुक्रवाहिका। कौन लेके जाता है? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका उसे कहाँ तक पहुँचाती है? अधिवृषण तक।
कहाँ तक पहुँचाती है भाई? अधिवृषण। ये देख रहे हैं ना, वृषण के ऊपर एक संरचना होती है, जैसे मोर के पंख, मोर के सिर के ऊपर नहीं रहती संरचना ऐसे वाली, ऐसी संरचना अधिवृषण की संरचना होती है। ये है अधिवृषण, यम के जैसा, ठीक है, ये संरचना होती है। अब देखिए, वृषणीय पिंडक में जब शुक्राणु बन जाता है, कैसे बनेगा वो हम शुक्राणु जनन में पढ़ेंगे। जब इसके अंदर शुक्राणु बन जाता है तो इसे शुक्रवाहिका कहाँ तक पहुँचाती है? अधिवृषण के द्वारा। और अधिवृषण के बाद ये कहाँ से होती हुई जाती है? शुक्रवाहिनी। किसके द्वारा? शुक्रवाहिनी के द्वारा। यहाँ आप शुक्रवाहिनी छूट गया, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, शुक्रवाहिनी। इसे शुक्रवाहिनी कहाँ तक लेके जाती है? पॉइंट देखते रहना, एक एक चीज़ को क्लियरली समझो कि सबसे पहले वृषणीय पिंडक में शुक्राणु बना, कहाँ गया भाई? शुक्रवाहिका के द्वारा। किसके द्वारा? शुक्रवाहिका के द्वारा। कहाँ पहुँचा? अधिवृषण। अधिवृषण से शुक्रवाहिनी उसे कहाँ लेके गई? सबसे पहले उसे कहाँ लेके गई? तो उसे लेके गई भाई शुक्राशय। पॉइंट समझना, शुक्राशय। शुक्राणु जाके कहाँ इकट्ठा होता है? तो शुक्राणु कहाँ इकट्ठा होता है? शुक्राणु आके किस में इकट्ठा होता है? शुक्राशय में। पॉइंट समझो, पूछा जाता है कि शुक्राणु इकट्ठा कहाँ होते हैं? शुक्राशय में। और शुक्राशय, अब यहाँ समझो, पूछा जाएगा वीर्य का निर्माण सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो वीर्य का अधिकांश निर्माण कौन करता है? कौन करता है? शुक्राशय करता है। शुक्राशय में अधिकांश निर्माण कर देता है। यहीं पे पाया जाता है फ्रैक्टोज। क्या पाया जाता है? फ्रैक्टोज पाया जाता है। फ्रैक्टोज एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। क्या है भाई? प्रोटीन है। वीर्य का अधिकांश निर्माण कहाँ हो जाता है? शुक्राशय में निर्माण हो जाता है, जहाँ पे क्या पाया जाता है? फ्रैक्टोज पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। पॉइंट समझ गया? फिर से देखो, वृषणीय पिंडक के अंदर क्या बना? शुक्राणु बना। कहाँ लेके गया? शुक्रवाहिका। कहाँ लेके गई? अधिवृषण। अधिवृषण से कहाँ पहुंचा? शुक्रवाहिनी लेके गया। कहाँ लेके गया? शुक्राशय तक। शुक्राशय में वीर्य का अधिकांश निर्माण हो जाता है। शुक्राशय में वीर्य का अधिकांश निर्माण हो जाता है। पूछा जाता है यहाँ पे 1 नंबर का वह विकल्पीय प्रश्न बना के दे देगा कि शुक्राशय में वीर्य में क्या मिलाया जाता है? तो फ्रैक्टोज मिलाता है और प्रोटीन मिलाता है। अधिकांश भाग हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखो, अब यहाँ तक तो भाई आ गया। जब शुक्राशय तक आ गया तो अब यहाँ से जैसे ही ये आगे गुजरेगा, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से यूरिन आ रहा है, जो कैसा होता है ना, अम्लीय, है ना, इसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसके प्रभाव को कौन खत्म करता है? इसके प्रभाव को कौन खत्म करता है? प्रोस्टेट ग्रंथि। पूछा जाता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि क्या काम करती है? तो क्या करती है? क्षारीय पदार्थ का स्रावण करती है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? एक प्रकार के दुधिया रंग के, सफ़ेद रंग के क्षारीय पदार्थ का स्रावण करती है, जो क्या काम करती है? इस यूरिन के प्रभाव को समाप्त करने का काम करती है। अगर ये यूरिन यहाँ आके क्या कर जाएगा भैया? वीर्य से मिल जाएगा, तो वीर्य के अंदर जो शुक्राणु है, आप जानते हैं कि यूरिन में क्या पाई जाती है? अमोनिया पाई जाती है, जो क्या है? एक जहर के तरह काम करता है और शुक्राणु मर जाएंगे। तो उसके प्रभाव को खत्म कौन करता है? प्रोस्टेट ग्रंथि करती है। कौन करती है भाई? प्रोस्टेट ग्रंथि। मतलब इसके अंदर जो आता है अम्लीयता, जो ये अम्लीय होता है, इसके प्रभाव को, ये क्षारीय प्रभाव का क्या करता है? मैंने आपको पढ़ाया था उदासीनीकरण। अम्ल का प्रभाव, जब अम्ल से अम्ल को क्षार से मिलाएंगे तो वो टूट, है ना, अम्ल मतलब भाई हमने पढ़ा था दुर्बल अम्ल से प्रबल अम्ल को मिलाएंगे, प्रबल अम्ल से प्रबल अम्ल को मिलाएंगे, हमने पढ़ा था ना। तो वो क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। प्रबल अम्ल को दुर्बल क्षार से, दुर्बल क्षार को प्रबल अम्ल से, दुर्बल अम्ल है, प्रबल है ना, प्रबल क्षार है, दोनों प्रबल हैं, क्षार भी प्रबल है, अम्ल भी प्रबल है। जब हमने उदासीनीकरण पढ़ा तो हमने इस चीज़ को बताया था। तो ये क्या होता है? यहाँ से यूरिन जो आता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। यहाँ से जो पदार्थ जाता है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि जो श्रावण करती है, वो कैसा होता है? वो क्षारीय होता है। दोनों मिलकर उसके प्रभाव को क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। और शुक्राणु से सीधे कहाँ से पहुँच जाता है भाई? शिश्न तक पहुँच जाता है। और जनन के दौरान ये कहाँ पहुँचाया जाता है? कहाँ पहुँचाया जाता है? कहाँ मिलते हैं अंडाणु और शुक्राणु? कहाँ मिलते हैं? जनन के दौरान संकीर्ण पथ पर फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। समझ गए कि नहीं बात को? यहाँ तक। अब क्या हो गया? जनन के बाद अब यहाँ से शुक्राणु कहाँ पहुँचेगा? मादा के गर्भाशय तक पहुँचेगा, है ना, सॉरी, संकीर्ण पथ। पहले फैलोपियन ट्यूब पहुँचेगा। कैसे पहुँचेगा फैलोपियन ट्यूब? मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको मादा बताऊंगा। मादा जनन तंत्र जब बताया जाएगा तो उसमें आपको ये चीज़ क्लियर की जाएगी। फिलहाल बात समझो। यहाँ से देखो, है ना, आसान तरीके से, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं। वृषणी पिंडक,
शुक्राणु बना, कैसे बना? शुक्रजन नलिका क्या, शुक्रजन कोशिका क्या बनती है आगे चल के? शुक्राणु बनती है। सर्टोली कोशिका पोषण देती है। कहाँ पहुंचेगी? शुक्रवाहिका। कहाँ लेके जाएगी? अधिवृषण। अधिवृषण से शुक्रवाहिनी। कहाँ लेके गई? शुक्राशय। क्या वहाँ पे क्या मिला? फ्रैक्टोज और प्रोटीन मिला। अधिकांश भाग कौन बनाता है? शुक्राशय बनाता है। उसके जस्ट बाद कहाँ पहुंचेगा? प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या काम करती है प्रोस्टेट ग्रंथि? एक दुधिया रंग के, सफेद रंग के क्षारीय पदार्थ का स्रावण करती है, जो कि यूरिन में पाए जाने वाले अमोनिया यानी अम्ल के प्रभाव को नष्ट करती है, जिसकी वजह से शुक्राणु नहीं मरते। इसके बाद जनन के बाद क्या किया जाता है? शुक्राणु को प्रवेश कराया जाता है कहाँ? मादा जनन अंग में। जब प्रवेश हो जाता है तो कहाँ पे जाता है? अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी मादा में अंडाणु का श्रावण होता है। अगर अंडाणु और शुक्राणु मिल गए, फर्टिलाइज हो गए, निषेचित हो गए, तो फिर वो कहाँ होते हैं? गर्भाशय ग्रीवा द्वारा। कहाँ जाते हैं? गर्भाशय के अंदर। और गर्भाशय में ही किसी भ्रूण का क्या होता है? निर्माण होता है। नर जनन तंत्र समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब समझते हैं कुछ पॉइंट अगला, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा, देखो शुक्राशय समझ में आ गया। प्रोस्टेट। काउपर ग्रंथि क्या काम करती? पूछा जाता है। तो काउपर ग्रंथि एक रंगहीन तरल पदार्थ का श्रावण करती है, जो इस मार्ग को कैसा बनाती है? इसे चिकना बनाती है। कैसा बनाती है? चिकना बनाती है, ताकि शुक्राणु आसानी से जा सके। ठीक है, तो काउपर ग्रंथि किस में पाई जाती है? नर में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखो। अब मनुष्य की बात करें, सॉरी पुरुष की बात करें, तो पुरुष में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन। ईरान वगैरह में यही हार्मोन, अगर कोई रेप करता है तो उसके लिए क्या यही हार्मोन डाल देंगे भाई साहब में। अगर जैसे ये तो मेल का है, अगर फीमेल है ज़्यादातर, अगर क्या होता है ईरान में अगर कोई रेप करता तो वो मादा वाला हार्मोन उसके अंदर डाल दिया जाता है, सारी फीलिंग भाई साहब की हो जाती है फीमेल वाली, दौड़ेंगे टरेनी। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब क्या होता है? यही हार्मोन का कमाल होता है। यहाँ पूछा जाता है 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा कि नर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो नर में टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन। अगर मादा की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। अगर मादा की बात करें तो यही टेस्टोस्टेरॉन की जगह क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, और एंड्रोजन की जगह क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन हो जाएगा। तो नर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन। मादा में कौन सा पाया जाता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। नाम याद रखेंगे, हालांकि जब हम मादा पढ़ेंगे तो जानेंगे। शुक्राणु क्या होता है? कैसी होती है शुक्राणु की संरचना? देखो ऐसा होता है शुक्राणु। ठीक है, इसे इसके अंदर इसके बीच में पाया जाता है केंद्रक। इसके बीच में पाया जाता है केंद्रक। ये होती है इसकी ग्रीवा। ये होता है इसका मध्य भाग। बहुत ज़्यादा चौड़ा ना बने। ठीक है, और ये होती है पूंछ। समझ गए? इसके बीच में पाई जाती है बाबू माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाई जाती है इसके बीच में? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, समझ गए? इस वाले भाग को बोला जाता है शीर्ष। ये शुक्राणु की संरचना। अगर पूछेगा शुक्राणु का सचित्र वर्णन कीजिए तो हम क्या लिखेंगे? और ये हो गया भैया ग्रीवा, यानी कि गर्दन। क्या हो गई? ग्रीवा। और ये हो गया मध्य भाग, और ये हो गया पूंछ। समझ गए? शुक्राणु। अब कहेंगे शुक्राणु नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्राणु ही आगे चल के अंडाणु से निषेचित होता है। ठीक है, निषेचित होके क्या होता है? नए जीव की उत्पत्ति करता है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो शुक्राणु को हम 2 से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या शीर्ष कर सकते हैं, मध्य भाग कर सकते हैं, पूंछ कर सकते हैं, हालांकि चौथा ग्रीवा भी कर सकते हैं। पॉइंट समझो, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? शुक्राणु के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस भाग को काट दिया जाए तो शुक्राणु कोई किसी काम का नहीं होगा? तो किस भाग को? पूंछ को। शुक्राणु में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो पूंछ है। अगर पूंछ को हम काट देंगे ये गति नहीं करेगा, और ये गति नहीं करेगा तो आप जानते हैं कि अंडाणु, जो अंडाणु के अंदर कोई मनुष्य के अंदर, पुरुष के अंदर बहुत करोड़ों शुक्राणु बनते हैं। अंडाणु से निषेचित अंडाणु के अंदर प्रवेश केवल एक ही करता है। कौन करता है? चलिए हम समझते हैं कैसे करता है। तो ये वाला भाग होता है शीर्ष। ये थोड़ा सा नुकीला होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? गति करते हुए अंडाणु में प्रवेश करेगा। बीच वाला भाग होता है भैया ग्रीवा, गर्दन होता है, थोड़ा पतला होता है। इसके बीच में पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। मध्य भाग में क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। वो उसे ऊर्जा देने के काम, भाई अगर ये पूंछ बार बार हिलेगी तो इसके लिए क्या चाहिए? इसे ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा इसे कौन देती है? यही माइटोकॉन्ड्रिया देती है।
समझ रहे हैं ना। अब अगर देखो करोड़ों शुक्राणु तो बनते हैं, एक ही जाता है, जाएगा कौन? जो लगातार गति करेगा, जिसके माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा ऊर्जा होगी। समझ रहे हैं? 100 ठो बने, 1000 ठो बने, ठीक है। अगर 100 बन रहे हैं तो जान लेना बेटा कि 70 ठो खराब है, खाली 30 ठो सही है, और वो 30 में से कोई एक ठो जाएगा खाली। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? कोई एक केवल जाएगा अंडाणु के अंदर। कभी कभार क्या होता है, मैंने आपको बताया था जुड़वा बच्चे, है ना। अब यहीं पे केस, इन रेयर केस हो जाता है, कभी कभार 2 शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाते हैं, तो ऐसे लड़के क्या हो जाते हैं, वो अलग अलग, है ना। लेकिन अगर मादा की बात करें, कभी कभार मादा में 2 अंडाणु आ जाते हैं, संकीर्ण पत्तक फैलोपियन ट्यूब में दो अंडाणु आ जाते हैं, तो भाई शुक्राणु जितने शुक्राणु तो करोड़ों जाते हैं, शुक्राणु करोड़ों जाते हैं। अगर 2 अंडाणु आ गए तो 2, तब 2 जुड़वा लड़के हो गए। या कभी निषेचन के बाद वो भ्रूण जब बनता है तो वो क्या होता है, तब वहाँ पे वो दोनों 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, तो वो भी जुड़वा। 3 कैटेगरी होती है जुड़वा बच्चों की, ठीक है ना। जुड़वा बच्चा मैंने आपको पढ़ाया है। ये हो गया आपका शुक्राणु। शुक्राणु जनन कैसे करते हैं, है ना। शुक्राणु जनन, जनन का मतलब शुक्राणु बनता कैसे है वो हम समझते हैं, ठीक है। किस प्रकार से शुक्राणु बनता है वो हम देख लेते हैं। शुक्राणु समझ में आ गया, जनन समझ में आ गया। अब फटाक से समझ लेते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं भाई फटाक से। देखो मैंने आपको बताया था शुक्रजन कोशिका, एक कोशिका होती है शुक्रजन, जो क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है? समसूत्री विभाजन करके क्या बनाती है भैया, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। क्या बनाती है? प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बनाती है। 1 मिनट रुक जाए, ठीक है। क्या बनाती है भाई, देखो कलर चाक इसलिए ताकि आपको आसानी से देखिए। पहली कोशिका कौन सी होती है भैया, शुक्रजन कोशिका। कहाँ पाई जाती है? वृषणीय पिंडक में। कहाँ पाई जाती है? थोड़ा सा आसान बनाता हूं इसको, ठीक है। कैसे, देखो वृषणीय पिंडक में पाई जाती थी 2 प्रकार की कोशिका, एक होती थी शुक्रजन कोशिका, एक होती थी सर्टोली कोशिका। तो शुक्रजन कोशिका समसूत्री विभाजन, विभाजन कोशिका विभाजन 2 तरीके का होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। जब एक कोशिका कितनी कोशिका का निर्माण करती थी? 2 कोशिका का निर्माण करती थी, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या माता पिता के समान होती थी, तो उसे क्या बोलते थे? उसे बोलते थे समसूत्री। जबकि अगर अर्धसूत्री की बात करें तो जब एक कोशिका से कितनी कोशिका का निर्माण हो? एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण हो, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या माता पिता के कितनी हो भाई? आधी हो, तो उसे बोलते थे हम अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन 2 तरीके का होता है, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, आप इसमें देखेंगे अर्धसूत्री फर्स्ट, और दूसरा होता है अर्धसूत्री सेकंड। फर्स्ट सेकंड में क्या होता है कि अर्धसूत्री फर्स्ट में समसूत्री के जैसा बिहेव करता है। मतलब समसूत्री का मतलब एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती हैं? 2 कोशिकाएं बनती है, लेकिन जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो जनक की आधी होती है अर्धसूत्री में। समसूत्री में क्या होता है? एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या जनक के समान होती है। फिलहाल समझो कि शुक्रजन कोशिका समसूत्री विभाजन करके, शुक्रजन कोशिका कहाँ पाई जाती है? विषणी पिंडक में, जो क्या काम करती है? और समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिका का निर्माण करती है। इस कोशिका को बोलते हैं प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। क्या करती है भाई? शुक्रजन कोशिका। अब देखो 2 कोशिका का निर्माण हो गया। अब ये कोशिका, ये जो प्राथमिक शुक्रजन कोशिका है, ये करती है अर्धसूत्री विभाजन। क्या करती है? किसी एक का लेके चले, ठीक है। क्या करती है? एक विभाजन को ही करती है। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका क्या काम करती है भाई? विभाजित होके 2 कोशिका का निर्माण करती है। वेरी गुड, दैट्स गुड, ठीक है। क्या करती है? आगे चल के ये अब इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा अर्धसूत्री विभाजन? अर्धसूत्री फर्स्ट, ठीक है। अब देखो क्या बनाया, ये यन, ये 2n, ठीक है। 2n कई सारा बना सकते हैं क्योंकि भाई बहुत सारा कोशिकाएं बनती है, ठीक है। यन सॉरी, ठीक। अब देखो शुक्रजन कोशिका क्या काम करती है? समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिकाएं बनाती हैं, और ये दोनों कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के द्वारा कितनी कोशिकाएं बनाती हैं? 2 कोशिकाएं बनाती हैं। और ये दोनों कोशिकाएं क्या बनाती भाई? अब इसे बोलेंगे जब ये अर्धसूत्री फर्स्ट करके क्या बनाएगा? अब देखो, अब ये वाला करेगा तो ये कितनी कोशिकाएं बनाएगा? ये बनाएगा टोटल 4 कोशिका। कितनी कोशिका? देखो शुक्राणु करोड़ों कैसे बनते हैं, ठीक है।
करोड़ों कैसे बनते भाई? देखो, पहला शुक्रजन कोशिका क्या करती है, कितनी कोशिका का निर्माण करती है? विभाजित होकर समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिका का निर्माण करती है। अब ये दोनों कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके कितनी कोशिका का निर्माण करती हैं? 2 मतलब 2 ये करेगी 2 ये। मैंने बताया ना, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री फर्स्ट में क्या होता है कि कोशिका अर्धसूत्री विभाजन काम पूरी तरह से समसूत्री जैसा करता है, लेकिन केवल गुणसूत्रों की संख्या माता पिता के कैसी, जनक की कैसी होती है? आधी होती है। अब देखो, गर्दन बैठ गया जी तुम लोग के चक्कर में, है ना। अब देखो, अब इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे शुक्राणु प्रसू। इसे क्या बोलेंगे? शुक्राणु प्रसू। या अब ये किसका निर्माण किया? द्वितीयक शुक्राणुजन या शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका अर्ध समसूत्री विभाजन के द्वारा किसको बनाया? प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट द्वारा विभाजित होकर किसका निर्माण किया? द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। अब द्वितीयक शुक्रजन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड द्वारा किसका निर्माण किया भाई? किसका निर्माण किया? शुक्राणु या शुक्र प्रसू या शुक्राणु प्रसू। शुक्र प्रसू किसका निर्माण किया? शुक्र प्रसू। टफ नहीं ना लग रहा है? फिलहाल देखो, शुक्रजन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बनाई, पहली शुक्रजन कोशिका। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट द्वारा किसको बनाए? द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। द्वितीयक शुक्रजन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड द्वारा विभाजित होकर किसे बनाए? शुक्राणु प्रसू। अब शुक्राणु प्रसू क्या होंगे? आगे चल के यही शुक्राणु प्रसू क्या बनते हैं? शुक्राणु के रूप में बनते हैं। ये देखिए, एक भाग को हम लेके चले। अब इसका भी ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? फिर इसका भी ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? फिर इसका अगर करेंगे तो इसका 4 भाग डिवाइड होगा, फिर इसका 4, ऐसे करते करते करोड़ों शुक्राणु बनते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो यहां से देखो फटाक से, शुक्राणु शुक्रजन कोशिका और समसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण करती है? प्राथमिक शुक्रजन कोशिका का। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका क्या होती है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट द्वारा, ये जरूर याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट द्वारा किसका निर्माण करती है? द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। अब द्वितीयक शुक्रजन कोशिका किसका निर्माण करती है? शुक्रजन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड के द्वारा किसका निर्माण करती है? शुक्राणु प्रसू का। यही शुक्राणु प्रसू आगे चल के इसे शुक्र कौन पोषण देता है? सर्टोली कोशिका इसे पोषण देकर इसे किस में बदल देती है? शुक्राणु में। अब यही शुक्राणु शुक्रवाहिका से होते हुए कहाँ पहुँचेगा? शुक्रवाहिका से होते हुए कहाँ पहुँचेगा अधिवृषण। अधिवृषण से शुक्रवाहिनी उसे कहाँ लेके जाएगी? शुक्राशय। शुक्राशय से फिर कहाँ जाएगी? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि से कहाँ जाएगा? फिर जनन करके कहाँ पहुँचेगा? फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी तक पहुँचेगा। उसके बाद फिर कहाँ पहुँचेगा? वह संकीर्ण पथ, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। वहाँ से मिलने के बाद क्या होंगे? निषेचित होंगे। निषेचित के बाद कहाँ जाएंगे? गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा से कहाँ जाएंगे? गर्भाशय। और गर्भाशय में जब जाएंगे वहीं चल के भ्रूण का निर्माण होता है, फिर नए जीव की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ये था आपका नर जनन तंत्र, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये था। हालांकि ये पूरा इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन बार बार जो पूछा गया क्वेश्चन है शुक्राणु का सचित्र वर्णन कीजिए, शुक्राणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। ये जितनी चीज़ें बताई गई हैं ये पूरी की पूरी नर जनन तंत्र के अंतर्गत आती हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें ऐसे ही लिख दी तो 7 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट समझ में आ गया? बेस्ट ऑफ लक।